Namaskar. I am Dr. Shirish Alurkar. I am a consultant medical oncologist from Ahmedabad. In the previous two videos, which are on the YouTube, you must have seen the role of the staging cancer, how to diagnose lung cancer, how to stage lung cancer, role of biopsy. In the second video, we have described about the treatment of lung cancer, especially the early stage lung cancer, stage 1 and 2, which is mainly surgery. एंड उसके साथ साथ हम यूजुअली कीमोथेरेपी देते हैं एंड ऑल्सो रेडिएशन इन सम केसेस. व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, उसके कौन से तरीके होते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ गिविंग रेडिएशन एक्सेट्रा. In this third video now we'll come to the discussion of what is the treatment of advanced or metastatic, जो usually हम stage 4. ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स हमारे यहाँ इंडिया में जो आते हैं यूजुअली स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं. ऑलमोस्ट 80% विल कम इन दिस कैटेगरी. So there is a major amount of patients who यहाँ आते हैं. Let me introduce to my panelists, Dr. Priyanka Alurkar. She is a consultant radiation oncologist. Dr. Rajdeep Gupta is a consultant medical oncologist, and Dr. Jignesh Rajvanshi is also a medical oncologist. So beginning with Dr. Jignesh. So what is the role, एक बार diagnose हो जाता है, all these treatments are now patients अगर stage 4 में आते हैं, जैसे मैंने बताया कि 80% cases come in stage 4. So then what is the role of these advanced methods like molecular studies और उसका क्या है. हालांकि फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो there is a role of doing molecular studies. So what is the role of molecular studies, जरा बताएंगे. तो ट्रीटमेंट ऑफ अगर एडवांस लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो उसकी ट्रीटमेंट पर मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पेशेंट की एज है, कौन से टाइप का लंग कैंसर है, उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या है, वो जो वेरियस म्यूटेशंस हम देखते हैं लाइक EGFR, HALK, ROS1, PD-L1, वो म्यूटेशन के हिसाब से फिर उसके आगे की ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं. सपोज अगर हमें कोई म्यूटेशन नहीं मिलता है तो यूजुअली हम कीमोथेरापी देते हैं, जो कि 4 से 6 साइकिल के लिए देते हैं, और उससे हम डिसीज को कंट्रोल करते हैं. और फिर उसके आगे मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होती है, जो मेंटेनेंस कीमोथेरापी या फिर मेंटेनेंस इम्यूनोथेरापी भी हम देते हैं. वो ट्रीटमेंट हम तब तक देते हैं जब तक कि डिसीज हमारे पास कंट्रोल में रहता है, या तो फिर पेशेंट को टॉलरेट अच्छे से करते हैं, तब तक हम वो कीमोथेरापी और इम्यूनोथेरापी देते हैं. कभी कभी कीमोथेरापी के साथ हम कुछ टारगेटेड थेरापी जैसे कि बेवासीजुमाब भी ऐड करते हैं, और वो भी हम एडवांस लंग कैंसर में हम दे सकते हैं. सो जैसे कि डॉक्टर जिग्नेश ने बताया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉलिक्यूलर स्टडीज. मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था टाटा हॉस्पिटल अबाउट 25-30 ईयर्स बैक, हम खाली लंग कैंसर ऐसा एक डायग्नोसिस रखते थे. उसमें कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मार्कर्स है, कुछ साइंसी नॉलेज ही नहीं था हमारे पास, तो देयर वाज नो टारगेटेड थेरेपी. आजकल व्हाट इज नोन एज प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी सभी कैंसर्स में आ रहा है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या इंटेस्टाइनल कैंसर हो. तो वी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक उसके टारगेट्स है, और वो टारगेट को ही यूजुअली ये ड्रग्स अटैक करते हैं. उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं. पर कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ टारगेट होते ही नहीं है. बायोप्सी में ये सब मैंने साइड में बताया कि EGFR, ALK, क्रॉस, ये सब होते ही नहीं, तो क्या करना है, व्हाट डू यू डू. सो आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ रोल फॉर इम्यूनोथेरेपी इन लंग कैंसर स्पेशली. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट इम्यूनोथेरेपी जो है वो मेलानोमा है, जो स्किन कैंसर है, और सेकंड जो इम्यूनोथेरेपी जो अप्रूव हो लंग कैंसर. सो डॉक्टर राजदीप, ये इम्यूनोथेरेपी क्या चीज़ होती है. आजकल बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ जो यूजुअली गूगल से प्रिंट आउट लेके आते हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी दे दीजिए, इम्यूनोथेरेपी दे दीजिए. Is it a replacement for chemotherapy? Is it better than chemotherapy? Is it cheap? Is it expensive? थोड़ा कुछ can you tell us what is the role of immunotherapy when अगर ये markers negative in case of lung cancer? Yes, डॉक्टर अलूकर, इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी में कैंसर के लिए इम्यूनिटी को बढ़ा देता है. सो दैट इज़ अ बेसिक मैकेनिज्म हाउ द इम्यूनोथेरेपी वर्क्स. सो हम इम्यूनोथेरेपी किस केस में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल रिपोर्ट है या नहीं, और वेदर इट इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर कीमोथेरेपी. सो इम्यूनोथेरेपी के लिए हम सबसे पहले मैंडेटरी एक जो टेस्ट है PD-L1, जो हम बायोप्सी के टुकड़ों पे करते हैं, और वो एडवांस लंग कैंसर में हर केसेस में आइडियली करना चाहिए. इसका जितना लेवल आता है उसके हिसाब से हम नक्की करते हैं कि हम खाली इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं या इम्यूनोथेरेपी के साथ में हमें कीमोथेरेपी कंबाइन करने की ज़रूरत है. अगर ये PD-L1 ग्रेटर देन 50% है तो हम ऐसे केस में खाली इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं. और इसका क्या फ़ायदा, इसका जो रिस्पॉन्स है वो खाली कीमोथेरेपी देने से ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिलता है,
और इम्यूनोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट कीमोथेरेपी की तरह नहीं है, उसमें काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट होती है। तो कई बार लंग कैंसर के पेशेंट काफ़ी ओल्ड एजेड होते हैं, तो उसमें इम्यूनोथेरेपी आर टॉलरेटेड वेरी वेल। इसके अलावा जब PD-L1 का लेवल अगर लेस देन 50% है, तो ऐसे केस में हम कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी के साथ में कंबाइन करके दे सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट फिट होने चाहिए, तो ही हम कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों कंबाइन करके दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे केसेस में हमें खाली कीमोथेरेपी के साथ में, और उसके अलावा एक स्पेशल टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है जो बेवासिज्मब जिसे कहते हैं, वो हम दे सकते हैं। बट अगर पेशेंट फिट है तो दोनों इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी कंबाइन करने से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अब आई कॉस्ट पे बात, तो इम्यूनोथेरेपी राइट नाउ अभी कॉस्टली है बिकॉज पेटेंट हैज़ नॉट रिजॉल्व येट। सो अभी तक एक ही स्पेसिफिक कंपनी ही इम्यूनोथेरेपी बना रही है, सो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इवन कुछ कंपनीज पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम रन कर रही है, उसके बाद भी इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली रफली every 2 to 3 वीकली 1.5 से 2 लाख पड़ता है पर साइकिल इफ वी गो फॉर द पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम। सो डॉक्टर राजदीप ने बताया कि हाउ इम्यूनोथेरेपी वर्क्स, उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन से टाइप के ड्रग्स हैं, एंड डॉक्टर जिग्नेश ने बताया ही ऑल्सो टोल्ड व्हाट इज कीमोथेरेपी। बट डॉक्टर जिग्नेश, व्हाट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी? जो लोगों में यूजुअली बहुत डर होता है कीमोथेरेपी, दे मोस्ट ऑफ देम दे रन अवे कि कीमोथेरेपी नहीं लेना है, उनको लगता है इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा अच्छा है। ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते क्या क्या होते हैं? यस डॉक्टर रालोकर, कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो कीमोथेरेपी जनरली कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, तो साथ में वो नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से हमें कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो मेजर केसेस में हम देखते हैं, उसमें माउथ अल्सर्स होता है, कभी कभी नोजिया वॉमिटिंग होती है, ब्लड के अंदर WBC काउंट कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, स्किन टॉक्सिसिटी कभी कभी होती है। कुछ कीमोथेरेपी होती है जो हेयर लॉस करती है। ऐसा नहीं है कि सारी कीमोथेरेपी हेयर लॉस करती है, कुछ कीमोथेरेपी में हेयर लॉस नहीं भी होते हैं। और कभी कभी इन रेयर केसेस कीमोथेरेपी में कोज सम ऑर्गन टॉक्सिसिटीज लाइक ऑटोटॉक्सिसिटी, जो मतलब कान को डैमेज करती है, लीवर टॉक्सिसिटी करती है, और किडनी पर भी कभी कभी टॉक्सिसिटी करती है। और ये सारी कीमोथेरेपी जो साइड इफेक्ट्स है उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ये सब कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट टॉलरेबल होती है और कंट्रोलेबल होती है। सो डॉक्टर अलूकर, इम्यूनोथेरेपी की क्या साइड इफेक्ट्स है, इफ यू कैन मेंशन प्लीज। सो इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स यूजुअली थोड़े अलग होते हैं टोटली कंपेयर टू कीमोथेरेपी। जैसे डॉक्टर जिग्नेश ने बताया कि हेयर लॉस और नॉशिया, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, यूजुअली इम्यूनोथेरेपी से होता नहीं है। पर इम्यूनोथेरेपी कुछ स्पेसिफिक और टिपिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम यूजुअली आइटिस बोलते हैं। आपको पता है कि अपेंडिसाइटिस या निमोनाइटिस होता है, तो वो सब आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर से चालू करें तो कभी कभी ब्रेन सेंटर्स में भी होता है इन्फ्लेमेशन, उसको हाइपोफाइसाइटिस बोलते हैं। कभी आँख पे इफेक्ट होते हैं, रेटाइनाइटिस होता है। कभी लंग्स पे होता है जिसमें हम निमोनाइटिस बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं कॉमन भाषा में। किडनी पर होता है, नेफ्राइटिस बोलते हैं। कोलॉन में होता है, कोलाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया होता है या लूज मोशंस होते हैं। कॉमनली ये थायराइड भी होता है, थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है, जो हाइपोथायराइड बोलते हैं। यूजुअली ये पेशेंट्स को मे बी लाइफ लॉन्ग या ड्यूरिंग इम्यूनोथेरेपी थायराइड की गोली भी लेनी पड़ती है। सो ये सब साइड इफेक्ट्स थोड़ा अलग टाइप है, उसमें थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, इवन डॉक्टर्स को, नर्सिस को भी ट्रेनिंग चाहिए। और ये कंपेयर टू कीमोथेरेपी ये साइड इफेक्ट्स काफ़ी टॉलरेबल है, इतना कोई डरने की बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अभी देयर इज़ अ रोल ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। जैसे कभी ब्रेस्ट कैंसर में भी है, जैसे आपने सुना होगा ट्रास्टुजिमाब है, कोलोन कैंसर है, देयर आर मेनी ड्रग्स जो हम यूजुअली मेंटेन करते हैं ट्रीटमेंट को, और वो यूजुअली ट्यूमर को सप्रेस यानी उसको दबा देते हैं ताकि वो रिकरेंस हो। सो डॉक्टर राजदीप, इसमें लंग कैंसर में ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह से टैबलेट्स होती है, इंजेक्शन होता है, जरा बताएंगे? कैन यू टेल अस? Yes, Dr. Alokar. So I would like to say what is maintenance treatment. So maintenance treatment एक लो डोज में कुछ थेरेपी देते हैं जिससे बीमारी कंट्रोल में रहती है और उसकी कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होती है। सो वेरियस स्टेजेस में मेंटेनेंस ट्रीटमेंट अलग अलग हैं। जैसे मैंने पहले बताया एज पर स्लाइड, स्टेज 1B to 3 में हम आफ्टर सर्जरी ऑसिमेटिनिब एज ए मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं जो 3 साल तक दी जाती है, और उससे हम पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, बीमारी वापस से आने के चांसेस को घटा सकते हैं। इसी तरह स्टेज 3 के पेशेंट जिनमें हम शुरुआती तौर पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन देते हैं,
और उसके बाद अगर वो बीमारी कंट्रोल है या उसे उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उस केस में हम एक इम्यूनोथेरेपी जिसका नाम है डुरवालुमाब, वो 1 साल तक देते हैं, जो एवरी 2 वीकली देना रहता है, और उससे भी हम पेशेंट को अच्छा लाइफ स्पान प्रोवाइड कर सकते हैं और बीमारी के वापस से आने के चांसेस को घटा सकते हैं। इसी तरह स्टेज 4 में, जिसमें हमें कोई स्पेशल म्यूटेशन नहीं मिला और उसमें हमने टारगेटेड थेरेपी जिसका नाम मैंने पहले बताया था बेवासिजुमाब यूज़ किया हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम आफ्टर 4 और 6 साइकिल हम लोग कीमोथेरेपी की इंटेंसिटी को घटा के हम लोग कंटिन्यू ये बेवासिजुमाब वाली थेरेपी पे करते हैं, जिससे कॉमनली जब तक हमें पेशेंट पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तब तक हमें करना रहता है। इसके अलावा जिस पेशेंट में हमने इम्यूनोथेरेपी का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि निवोलुमाब है, पेम्ब्रोलिजुमाब है, एटेजोलिजुमाब है, दीज आर वेरियस इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स। तो इस इम्यूनोथेरेपी को आफ्टर 4 और 6 साइकिल हम कीमोथेरेपी को हटा के खाली इम्यूनोथेरेपी चालू रख सकते हैं, जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मेंटेन रहती है। वी कैन डिक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ द थेरेपी और पेशेंट को हम अच्छा लाइफ स्पान प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अभी तक के वीडियो में हमने मेनली बात की है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के विषय में, जो सबसे कॉमनली पाया जाता है। सो डॉक्टर अलूकर, अब हम स्मॉल सेल लंग कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? यस, सो डॉक्टर राजदीप, स्मॉल सेल कैंसर जैसे हम शायद आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। स्मॉल सेल कैंसर इज अ स्पेसिफिक कैंसर जो सेल्स यूजुअली छोटे होते हैं, कॉमन भाषा में देखा जाए, और ये कैंसर यूजुअली का इंसिडेंस बहुत कम होता है, लेस देन 10%, जैसे कि मैंने स्लाइड में बताया। लेस देन 10% ऑफ ऑल लंग कैंसर्स आर स्मॉल सेल लंग कैंसर्स। यूजुअली ये लंग कैंसर्स ये यूजुअली स्मोकर्स में होता है, तो स्मोकिंग करते हैं। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग कैंसर, इट टेंड्स टू स्प्रेड फास्ट, एंड यूजुअली डायग्नोसिस के टाइम ही यूजुअली पेशेंट यूजुअली 4 स्टेज में आता है, जैसे लीवर्स में स्प्रेड होता है या स्पाइन में होता है, इवन कॉमनली ब्रेन में होता है। सो दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग, मोस्ट ऑफ देम आर एडवांस डायग्नोज इन एडवांस केसेस। यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल सेल कैंसर इज कीमोथेरेपी। इसमें सर्जरी बहुत रेयरली होती है बिकॉज स्टेज 1 में स्मॉल सेल यूजुअली नहीं पकड़ा जाता है। सो कीमोथेरेपी यूजुअली 4 to 6 साइकिल्स देते हैं, डिफरेंट ड्रग्स जैसे मैंने बताया, और उसके बाद या उसके साथ कभी कभी हम इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। आजकल इम्यूनोथेरेपी ऑलमोस्ट सभी कैंसर्स में यूजफुल होते हैं, सो इसमें भी इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं फॉर मे बी फॉर 1 year or 2 years डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स टॉलरेबिलिटी। और मोस्ट ऑफ these cancers you can say they are not curable and chances of spreading to brain are high. So Dr. Priyanka, sometimes ये रेडिएशन देते हैं ब्रेन के लिए, स्पेशली इन स्मॉल सेल लंग कैंसर। तो ये डू वी गिव टू ऑल पेशेंट्स? जैसे हाउ डू यू सिलेक्ट केसेस? इज इट एनी स्पेसिफिक डोज? इसका ट्रीटमेंट कंपेयर टू से नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, हाउ डू यू गिव दिस? व्हाट इज द रोल ऑफ रेडिएशन इन दिस केसेस? सो डॉक्टर अलूकर, यस, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। रेडिएशन बिल्कुल देते हैं ब्रेन में, और 2 काइंड्स ऑफ सेटिंग्स में देते हैं। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन मेटास्टेसिस, यानी कि ब्रेन में जब डिसीज स्प्रेड हो चुका है उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिसीज टू द ब्रेन। ये 2 सेटिंग्स में दे सकते हैं रेडिएशन। पहली चीज़ तो ट्रीटमेंट के लिए, when the cancer has spread to the brain, it creates a lot of pressure on the surrounding brain tissue. उसकी वजह से symptoms produce होते हैं, जैसे कि headache, vomiting, nausea, memory loss, visual disturbances, etc. उसके लिए हम रेडिएशन दे सकते हैं 2 तरह से। एक तरीका है कि we can either give the radiation to the whole brain. This is generally used when there are multiple brain metastasis, and इसका dose generally रहता है 30 gray in a period of 2 weeks in 10 sittings of radiation. And SRS, यानी कि stereotactic radiosurgery, which is not actually a surgery, but it is also radiation given in a single sitting, and it is a very high dose radiation. ये तब देते हैं जब single lesion होता है या very few number of lesions होते हैं brain में, तब। एंड प्रिवेंशन के लिए देते हैं, और वी ऑल्सो कॉल इट एज प्रोफाइलैक्सिस। ये जनरली स्मॉल सेल लंग कैंसर में दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, स्टेजेस ऑफ स्मॉल सेल लंग कैंसर, एक लिमिटेड स्टेज और एक्सटेंसिव स्टेज होता है। तो जनरली लिमिटेड स्टेज में जब लंग पे रेडिएशन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर लोकल रिस्पॉन्स अच्छी आती है, तब ब्रेन में रेडिएशन दिया जाता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ब्रेन मेटास्टेसिस। एंड ऑल्सो जो कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ब्रेन में स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो वी जनरली गिव
a low dose in 10 fractions over a period of 2 to 3 weeks. ब्रेन रेडिएशन के भी सिमिलर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने लंग के साइड इफ़ेक्ट्स समझाए थे पहले. लोकल साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ हेयर, इचीनेस और रेडनेस इन द स्कैल्प, वीकनेस, फैटीग, हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. जनरली ये माइल्ड होते हैं एंड दे रिजॉल्व विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स. रेयरली ऐसा हो सकता है कभी कभी किसी पेशेंट को कि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं 2-3 ईयर्स के बाद, विच आर मेमोरी लॉस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, कंफ्यूजन, इनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली. So आपने देखा ये लास्ट वीडियो में, this was our third video in the series. You have seen what is the treatment of advanced lung cancer and role of molecular studies, targeted therapy, जो काफ़ी दो drugs बताए हमने. Role of immunotherapy, आजकल don't forget immunotherapy. Immunotherapy is a big role in lung cancer. And what is the role of treatment? What type of treatment is there for small cell lung cancer, which is a very specific type of lung cancer जो usually fast developing and fast responding होता है. And what is the role of radiation to prevent cancer? So having said this, thank you very much all panelists. मैं ये कहना चाहता हूँ कि please go back to the YouTube and please look at our previous 2 videos. The first video was the diagnosis and staging of lung cancer. The second video we have shown about described about the treatment of early stage cancer, especially operable lung cancer. And the last video, this one was about the advanced cases. Thank you.